नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप पर बात करने वाले हैं जो सच में गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत का रेयर अर्थ कॉरिडोर। हम उन क्रिटिकल खनिजों की बात कर रहे हैं जो ईवी बैटरी से लेकर विंड टरबाइन और एडवांस डिफेंस सिस्टम तक हर आधुनिक तकनीक की जान है। आज हम समझेंगे कि कैसे भारत ग्लोबल सप्लाई चेन की मौजूदा मोनोपोली को तोड़ने के लिए एक बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। बिजनेस इन्वेस्टर्स के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा मौका है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। 35%। जरा सोचिए, दुनिया के कुल बीच सैंड मिनरल रिजर्व का 35% हिस्सा अकेले भारत के पास है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक जबरदस्त रॉ मटेरियल एडवांटेज है। इन तटीय खदानों में इल्मेनाइट, मोनाजाइट, जिरकॉन और रुटाइल जैसे बेहद अहम खनिज भरे पड़े हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर हम सिर्फ जमीन के नीचे दबे कच्चे माल की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में तहलका मचाने का पूरा नेचुरल बेस हमारे पास पहले से तैयार है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है और यहीं पर इन्वेस्टर्स के लिए असली मौका छुपा है। 1%? जी हां, इतने विशाल भंडार होने के बावजूद भारत अभी अपनी रेयर अर्थ क्षमता का 1% से भी कम प्रोसेस कर पाता है। इसका मतलब है कि कच्चा माल तो बहुत है, लेकिन उसे निकालकर रिफाइन करके एक उपयोगी हाईटेक प्रोडक्ट में बदलने की जो कैपेसिटी है ना, वो अभी न के बराबर है। खदान और फाइनल प्रोडक्ट के बीच एक बहुत बड़ा वैल्यू गैप है और बिजनेस की दुनिया में इसी गैप को अवसर कहते हैं। तो इस पूरे परिदृश्य को डिकोड करने के लिए हम मुख्य रूप से 4 चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, प्रमुख खनन राज्य। दूसरा, कॉरपोरेट प्लेयर्स। तीसरा, इस ग्लोबल मोनोपोली को कैसे तोड़ा जा रहा है। और चौथा, वो कौन से उत्प्रेरक या कैटलिस्ट्स हैं जो आगे चलकर निवेश लाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख खनन राज्यों की, यानी हमारे जियोग्राफिकल एसेट्स की। अगर हम रिजर्व के राज्यवार आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। पूरा का पूरा एक्शन दक्षिणी और पूर्वी तटों पर हो रहा है। अकेले केरला में देश के कुल भारी खनिजों का करीब 33% हिस्सा है और तमिलनाडु 22% के साथ दूसरे नंबर पर है। मतलब सिर्फ इन 2 दक्षिणी राज्यों के पास ही देश के आधे से ज्यादा भंडार हैं। इसके बाद ओडिशा 18% और आंध्र प्रदेश 13% के साथ एक बेहद मजबूत पूर्वी कॉरिडोर बनाते हैं। तो जो भी इन्वेस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर या लॉजिस्टिक्स में मौके तलाश रहे हैं, उन्हें पता है कि असली हलचल कहां होने वाली है। भारत के पास जो प्राकृतिक खजाना है उसका स्केल सच में वर्ल्ड क्लास है। उदाहरण के लिए केरल के चवरा डिपॉजिट को ही ले लीजिए। यह सालाना लगभग 2.5 मिलियन टन भारी खनिज पैदा करता है। यह पूरी दुनिया में इल्मेनाइट के सबसे सघन इलाकों में से एक है। और सबसे दिलचस्प बात, यहां मोनाजाइट की डेंसिटी भी बहुत हाई है। और हम जानते हैं कि मोनाजाइट वही मुख्य खनिज है जिससे हमें सबसे कीमती लाइट रेयर अर्थ्स और थोरियम मिलते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे अहम पहलू पर, कॉर्पोरेट परिदृश्य। देखते हैं कि इस फील्ड में पब्लिक, प्राइवेट और विदेशी प्लेयर्स का क्या रोल है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो इस सेक्टर पर पब्लिक सेक्टर का ही दबदबा रहा है, जिसमें IREL इंडिया लिमिटेड सबसे बड़ा नाम है। लेकिन अब गेम बदल रहा है। वीवी मिनरल्स जैसे प्राइवेट प्लेयर्स के साथ साथ वेदांता रिसोर्सेज जैसी दिग्गज कंपनियां भी अब प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए जॉइंट वेंचर्स की तलाश में हैं। और जो सबसे बड़ा शिफ्ट हम देख रहे हैं ना, वो है विदेशी पूंजी और तकनीक की एंट्री। अमेरिका की MP मटेरियल्स और जापान की JOGMC भारत में रिफाइनरी और मैग्नेट डेवलपमेंट के लिए हाथ मिला रही हैं। ये इस बात का एकदम साफ संकेत है कि ये सेक्टर अब विदेशी निवेश के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह खोल रहा है। इस पूरी हलचल के पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। 2024 में एटॉमिक एनर्जी एक्ट में एक बेहद अहम संशोधन किया गया। देखिए, मोनाजाइट के साथ थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्व भी जुड़े होते हैं। इसलिए पहले रेयर अर्थ प्रोसेसिंग के हर कदम पर सरकार का बहुत सख्त कंट्रोल था। लेकिन अब कमर्शियल प्रोसेसिंग को पंख देने के लिए इन नियमों में थोड़ी ढील दी गई है। और इसका असर, अनुमान है कि सिर्फ इस एक रेगुलेटरी बदलाव से प्राइवेट सेक्टर के लिए 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निवेश का रास्ता साफ हो गया है। सच कहूं तो इंडस्ट्री को इस कदम का बरसों से इंतजार था। आगे बढ़ते हैं तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, एकाधिकार या मोनोपोली को तोड़ना और इसके पीछे की जियोपॉलिटिकल रणनीति। इस पूरी रणनीति की अहमियत समझने के लिए हमें थोड़ा ग्लोबल लेवल पर देखना होगा। आज की तारीख में दुनिया भर की 85 से 90% रेयर अर्थ प्रोसेसिंग पर सीधे तौर पर चीन का कंट्रोल है
और जब उन्होंने गैलियम और जर्मेनियम जैसे खनिजों पर एक्सपोर्ट रोक लगाई तो सबको समझ आ गया कि यह सप्लाई चेन कितनी नाजुक है। भारत की बात करें तो आज भी हमें करोड़ों रुपए के मैग्नेट सिर्फ इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इसी भारी निर्भरता को तोड़ने के लिए भारत ने 2030 तक प्रोसेसिंग में पूरी तरह आत्मनिर्भर होने का बड़ा टारगेट सेट किया है। और मजे की बात यह है कि भारत इस जंग में अकेला नहीं है। उसे अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्वाड देशों का तगड़ा बैकअप मिल रहा है। और ये जो क्वाड का बैकअप है ना, ये सिर्फ कागजों पर नहीं है, जमीन पर काम हो रहा है। हर देश अपनी एक खास ताकत इस पार्टनरशिप में ला रहा है। अमेरिका ICET समझौते के जरिए सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी में मदद कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया अपने माइनिंग के जबरदस्त अनुभव के साथ कच्चे माल की पार्टनरशिप कर रहा है। जापान तो वैसे ही मैग्नेट और रिसाइकलिंग तकनीक में चैंपियन है, वो यहाँ जॉइंट वेंचर कर रहा है। और इन सबको अमली जामा पहनाने के लिए मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के जरिए बड़े इंटरनेशनल फंड्स तक पहुंच का रास्ता भी खुल गया है। मतलब ये सिर्फ एक डोमेस्टिक पॉलिसी नहीं है, ये एक फुल स्केल ग्लोबल अलायंस है। तब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, निवेश उत्प्रेरक। वो क्या चीजें हैं जो भविष्य में इस मार्केट को ड्राइव करेंगी? सरकार कितनी सीरियस है ये इस बजट अनाउंसमेंट से साफ पता चलता है। बजट 2026-27 में एक बिल्कुल नई स्कीम लॉन्च की गई है। 7,280 करोड़ रुपए की रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट यानी REPM स्कीम। इसका सीधा सा गोल है जो 53,000 मीट्रिक टन मैग्नेट हम हर साल बाहर से मंगाते हैं उसे रिप्लेस करना। टारगेट है कि भारत में ही सालाना 6,000 मीट्रिक टन टॉप क्वालिटी मैग्नेट का प्रोडक्शन हो। इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि फोकस सिर्फ खदानों से कच्चा माल निकालने पर नहीं है, बल्कि उसी माल से सबसे महंगे और क्रिटिकल कंपोनेंट्स देश के अंदर ही बनाने पर है। और इस पूरे विजन को हकीकत में बदलने के लिए कितने पैसों की जरूरत है? अनुमान है करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का। जी हां, 2024 से 2030 के बीच इस इंडस्ट्री में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट टारगेट किया जा रहा है। और यह पैसा सिर्फ खदानों में नहीं जाएगा, ये नई प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने, रिसर्च करने और तटीय इलाकों में वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में लगेगा। अगर हमें सच में एक एंड टू एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्री खड़ी करनी है तो इसी भारी भरकम स्केल के निवेश की जरूरत है। इस पूरे इकोसिस्टम को खड़ा करने का रोड मैप मुख्य रूप से 4 प्रैक्टिकल कदमों पर टिका है। पहला, इंडस्ट्री को शुरुआती पुश देने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का एक सॉवरेनिटी फंड बनाना। दूसरा काम है समंदर के भीतर जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसकी बहुत तेजी से मैपिंग करना ताकि नए रिजर्व्स का पता चल सके। तीसरा और शायद सबसे क्रिटिकल स्टेप है इंटीग्रेटेड कोस्टल माइनिंग प्रोसेसिंग जोन बनाना, यानी जहां से माल निकले वहीं पास में ही प्रोसेस हो जाए। इससे समय और पैसा दोनों बचेंगे। और चौथा कदम है रेयर अर्थ की नेशनल लेवल पर रिसाइकलिंग शुरू करना ताकि फ्यूचर की डिमांड का एक बड़ा हिस्सा हम पुराने कचरे से ही पूरा कर सकें। तो अब ये सब हमें एक सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमारे पास 35% कच्चा माल है, नई लिबरल नीतियां आ चुकी हैं, क्वाड देशों की मजबूत पार्टनरशिप है और अरबों खरबों के इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खुल गए हैं। लेकिन क्या ये सब भारत को 2030 तक सिर्फ एक कच्चे माल के सप्लायर से उठाकर एक सॉवरेन रेयर अर्थ पावर हाउस में बदलने के लिए काफी होगा? क्या जमीन पर काम करने की रफ्तार इस महत्वाकांक्षी विजन से मैच कर पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अगले कुछ सालों में होने वाला निवेश ही तय करेगा। खैर, इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।